अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस में इंतखाबी मुहिम का मौसम उरूज पर है और फिजा में सियासी वादों की बारिश के साथ साथ सियासी जोड़ तोड़ की धूप भी चमक रही है। वफाक के इत्तेहादी नून लीग और पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में पहुंचते ही एक दूसरे के सामने यूं सफ़े आ रहा है जैसे इनसे बड़ा हरीफ कोई और ना हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई सियासी मुकाबला है या फिर महज एक इंतखाबी नूरा कुश्ती। नून लीग जहां अपने तरक्याती मंसूबों से क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, वहीं पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान को सूबाई सेटअप और आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने के वादे कर रही है। नून लीग रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब ने कराची को लाहौर की निस्बत गंदा और पसमानदा शहर करार देते हुए हुंजा की आवाम से सवाल किया कि क्या हुंजा को कराची जैसा होना चाहिए या लाहौर जैसा, यहाँ सफाई होनी चाहिए या गंदगी। सड़क वो बनाएंगे जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में सड़कें बनाकर दिखाई। अगले 5 साल हुंजा कैसा होना चाहिए? कराची जैसा होना चाहिए कि लाहौर जैसा होना चाहिए? सफाई होनी चाहिए कि गंदगी होनी चाहिए? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गिजर में जलसे आम से खिताब करते हुए कहना था कि पीपल्स पार्टी रोजगार फराम करती है। नून लीग और पीटीआई ने अपने दौरे इक्तदार में सिर्फ मुलाजमीन को निकालने की सियासत की। 18वीं तरमीम के तहत हमने गिलगित बल्तिस्तान दिलवाने हैं। अगर हमें मैंडेट ना मिला तो नून लीग समेत जो भी जमात आएगी वो हमारी कानून साजी को फाड़ देगी। कैसे अपने नौजवानों को रोजगार के मौके पैदा कर सकते? ये दूसरे जमातें मुकाबला करते हैं कि हम कितने लोगों को बेरोजगार करवा सकते हैं। खान साहब का आपको हुकूमत याद होगा किस बेदर्दी से उस टूरिज्म अथॉरिटी से लोगों को बेरोजगार करवाए। पंजाब के हुकूक पे जो सौदा करने के लिए तैयार बैठे हैं वो गिलगित बल्तिस्तान को बेच देंगे। मुस्लिम लीग नून हो कोई और जमात हो, वो हमारा लेजिस्लेशन को ऐसे कागज की टुकड़ा की तरह फाड़ देंगे। आइंदा माली साल के बजट पर भी नून लीग और पीपल्स पार्टी की एक दूसरे पर इल्जाम तराशी जारी है। वजीर आजम के सियासी मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब ने NFC अवार्ड्स के तनाजुर में कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि सूबे 58% लेकर जिम्मेदारी ना उठाएं। अब जिम्मेदारी भी उठाना होगी और ये होकर रहेगा। बेनजीर इनकम प्रोग्राम समेत दीगर चीजों पर बात होगी। बेनजीर इनकम स्कीम के अलावा बाकी भी कुछ चीज़ें हैं। ये सूबों ने अगर 58% हिस्सा लेना है तो ये जिम्मेदारी भी उनको उठानी पड़ेगी और इसके ऊपर जो है वो जल्द या बदेर जो है वो एक कंसेंसस जो है वो होके रहेगा। सूबों की इंतज़ामी तकसीम की बुनियाद के ऊपर डिवीजन करनी होगी और छोटे इंतज़ामी जो है वो यूनिट्स बनाने होंगे। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू को हकायक के मुनाफी करार देते हुए कहा कि राना साहब को फैक्ट्स पर बात करनी चाहिए, अवाम गुमराह होती है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबे को दे दिया गया तो फिर गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर का क्या होगा? तो उनको हकाइक पे मबनी बातें करनी चाहिए क्योंकि फिर अवाम गुमराह हो सकती है। अगर आप सूबों को दे देंगे गिलगित बाल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाइयों ने पार्टी को मुल्की सियासत के उफुक से गायब कर रखा है। ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना किसी हुकूमती स्कैंडल पर फाल किरदार अदा कर पाई और ना ही इमरान खान साहब को कोई रिलीफ दिलवाने में कामयाब हुई। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस और बजट जैसे अहम मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत आपस में मसरूफ नजर आती है। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब ने नाम लिए बगैर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब को जवाब दिया कि मैं इमरान खान साहब का आलाकार हूँ, मैं अपने बयान पर कायम हूँ, हमें छोटे बड़े का एहतराम करना चाहिए। 10 जून के हवाले से हमें कोई चीज़ बताई ही नहीं गई तो मैं कैसे उस पर बयान दे दूँ। MNAs किसी वज़ीर आला के नहीं बल्कि अपने चेन ऑफ कमांड के पाबंद हैं। मेरे एस्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ते नहीं, मेरी मोहसिन नकवी से मुलाकात नहीं होती। जिनकी होती है उनको चाहिए इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालें। मैं तो इश्तिहारी हूँ। अब सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है कि 10 जून को वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब ने एहतजाज की कॉल दे रखी है। हालांकि उनके अपने MPAs एक बड़ी तादाद में उनसे नाराज़ भी हैं कि आफरीदी साहब इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई अमली इकदामात या कोई मौसर तहरीक नहीं चला पाए। और दूसरी तरफ जो उनकी सेंट्रल लीडरशिप है, जब वो 10 जून को पार्लियामेंट के बाहर की कॉल दे रहे हैं तो वो तक जो है उसको सपोर्ट नहीं उस तरह से कर पा रहे। शेख वकास अकरम साहब के इस बयान पर ही अब रद्द-ए-अमल देते हुए खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शफी जान साहब का कहना है कि अब ऐसे नहीं चलेगा कि मैं इश्तिहारी हूँ, आपको बाहर आना पड़ेगा। बाकी MNAs पर भी FIRs हैं। शेख साहब पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात होते हुए भी काफ़ी अरसे से मंजरनामे से गायब हैं। शेख वकास साहब को भी अब बाहर आना पड़ेगा। अब बाकी तमाम लोग भी तो इस वक्त बाहर हैं, वो ग्राउंड पे मौजूद हैं, उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। अगर ये कहते हैं कि मैं ये इश्तिहारी हूँ, अगर आप इश्तिहारी हैं तो आप बाहर निकले, बाकी लोग भी तो बाहर निकले हुए हैं।
हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब। जुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में इख्तियार वली खान साहब, वज़ीर आज़म के आप कोऑर्डिनेटर, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। इख्तियार साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका भी। गुफ्तगू का आगाज़ जुबैर साहब आपसे। जुबैर साहब आप व्हाट डू यू मेक ऑफ दीज इलेक्शंस? जीबी में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जो इंतखाबी मुहिम इस वक्त नजर आ रही है, पीपल्स पार्टी नून लीग लाइक आई सेड सेंटर में इंतहादी है, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ जो बयानात का सिलसिला है वो बड़ा शिद्दत ऐसा इख्तियार कर गया, क्योंकि अब ताने दिए जा रहे हैं हुंजा के लोगों से। एक तरफ पूछा जा रहा है कि जी आप क्या चाहते हैं, कराची जैसा हुंजा हो या लाहौर जैसा हो? फिर जो बिजली के हवाले से जो एहसन इकबाल साहब ने गुफ्तगू की, उसमें बिलावल साहब ने बहुत तनकीद करते हुए जवाब दिया, सख्त रद्द अमल का इजहार किया। सो आपको क्या लग रहा है कि शुड पीपल टेक दिस स्टेटमेंट सीरियसली? देखिए, एक तो मैक्रो व्यू है ना पाकिस्तान की सियासत का, जिसको कह सकते हैं कि जो फ्यूचर का एक जो बन चुका है, एक जो फैसला करने वाले हैं उनकी तरफ से कि ये जो सिस्टम है, ये जो प्रेजेंट सिस्टम है जिसमें PMLN और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हैं और स्टेक होल्डर्स हैं और MPM और दूसरी छोटी पार्टीज, ये तो सिस्टम चलना है और इन्हीं पार्टीज ही के थ्रू चलना है। सो वो जो, अगर हम बहुत से लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी बड़ी नाराज हो जाएगी बजट के हवाले से, ये बिल्कुल डेस्क बजा रहे होंगे जब बजट का भी वक्त आएगा पास होने का, जो मर्जी हो जाए, 28वीं अमेंडमेंट भी आ जाए, ये वही करेंगे। सो दे आर पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। सो मेक नो मिस्टेक अबाउट इट कि जी पीपल्स पार्टी कोई इंडिपेंडेंट पोजीशन ले रही। अच्छा, हाँ, जाहिर सी बात है उनकी पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स अपनी जगह है, PMLN की पॉलिटिक्स अपनी जगह है और एट स्टेक इज द गवर्नमेंट इन गिलगित-बल्तिस्तान। तो उस हवाले से तो एक दूसरे से आगे बढ़ने की बिल्कुल कोशिश करेंगे और बिल्कुल डेमोक्रेटिक उनका राइट ही बनता है। और उधर फिर वो जाहिर है ये बातें जरूर, जो जैसे आपने कहा बिलावल के हवाले से या एहसन इकबाल वगैरह के हवाले से, जो भी आपस में उनकी जो है वो बिल्कुल जेन्युइन सीरियस है और इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो लाहौर और कराची का मुकाबला करते हैं। मेरा वोट अगर हो तो शायद इख्तियार वली साहब खुश भी होंगे कि मेरे से अगर पूछा जाए कि कराची, और मैं तो हूँ भी कराची का रहने वाला, कि कराची जैसा चाहिए हुंजा या लाहौर जैसा, जाहिर सी बात है ये तो कोई अंधा भी कहेगा कि लाहौर जैसा चाहिए। अच्छा, उसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि लाहौर पंजाब का हिस्सा है और दारुल खिलाफा है। इट इज ऑल अबाउट पंजाब एट द एंड ऑफ द डे। और कराची में जाहिर है 18 साल से जो वो, जैसे मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और तरक्की एक साथ नहीं चल सकती है। अब तो खैर पिछले 4 साल में PMLN के लिए भी यही एक चीज कही जा सकती है कि तरक्की और PMLN एक साथ नहीं चल सकती है। वो पुराने अदवार थे, उसमें डिफरेंट था, लेकिन अब पिछले 4 साल में तो देखते हुए जो परफॉर्मेंस है, मेरा ख्याल है वो ना ही समझे तो ज्यादा अच्छा। सो अल्टीमेटली आपको बहरहाल नजर आ रहा है। मैं बजट में के हवाले से भी जुबैर साहब जरूर पूछना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले इख्तियार साहब, बिलावल भुट्टो साहब आज गिजर में जब जलसे आम से खिताब कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी रोजगार फराम करती है। नून लीग और PTI को उन्होंने अक्यूज किया ये कह के कि अपने दौर इक़्तिदार में सिर्फ मुलाजमीन को निकालने की सियासत की है उन्होंने, और अगर तो नून लीग इक़्तिदार में आती है वहां पर तो फिर वो कहते हैं कि हमारी कानून साजी को फाड़ कर जो है वो फेंक दिया जाएगा। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड? आपके इत्तेहादी हैं सेंटर में, लेकिन इतने शदीद अगर उनकी जानिब से इस किस्म के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, इस ऑनस्लॉट पे किस तरह से नून लीग रिएक्ट करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अलीना। देखिए, ये जुबैर साहब का शुक्रिया, आज उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। एक तो उन्होंने लाहौर मॉडल को अप्रिशिएट किया, पंजाब में मुस्लिम लीग ने उनकी हुकूमत को और मरियम नवाज की पॉलिसी को उन्होंने अप्रिशिएट किया। उन्होंने उनकी ये अप्रिसिएशन जो है, तो मैं समझता हूँ कि दिस इज समथिंग मोर लाइक अ डेप्रिसिएशन फॉर कराची पीपल, जो कराची की लीडरशिप है, और PTI की लीडरशिप जो KP की है, दोनों को उनकी डेप्रिसिएशन ही हो रही है। तो डेफिनेटली ये मैं इस पे इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जहां तक आपने बात की, आपका सवाल है, तो बिलावल साहब की अपनी जमात है, हमारी अपनी जमात है। इत्तेहाद हमारा जो है वो कौमी नुक्तों पर है, कौमी मसाइल पर है और कौमी बातों पर है। वहां पर हम यकजा हैं। कुछ नोबल कॉजेज होते हैं पाकिस्तान के लिए, यही तो वो खूबसूरती होती है जमहूरियत की कि आपकी जमात भी अलग होती है, आपका नजरिया भी अलग होता है, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू नेशनल इश्यूज तो फिर आप एक टेबल पर बैठकर एक पॉलिसी बनाते हैं, आप
मीसाक जमहूरियत भी करते हैं और आप अगले मीसाकों की बात भी करते हैं। जब बात आती है वतन पे कोई हमला करे तो आप अपने नजरियात एक साइड पर रखकर फिर नजरिया पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं। दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल पार्टीज, जो मेरे ख्याल में अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक ये चीजें नहीं सीख सकी। हाँ, जहां तक बात है तो बिलावल साहब अपना मंशूर पेश करेंगे, रोटी कपड़ा और मकान, लोग उस पर कितना कान धरते हैं और उस पर कितना यकीन रखते हैं और कितना उस पर अमल दरामद होता है वो पब्लिक डिसाइड कर लेती है। जहां तक मुस्लिम लीग नून की बात है तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ ने 3 साल में जो गिलगित बल्तिस्तान में काम किया था, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, एयरपोर्ट दिया, कार्डियक हॉस्पिटल दिया, कैंसर हॉस्पिटल दिया, तो वही यहाँ पर है और उसी से सारे सिस्टम जो है तो चल रहा है। अभी तक कोई जमात मैं समझता हूं कि अच्छा होता कि बिलावल साहब विजन अपना पेश करते और बताते कि माजी में उन्होंने क्या किया है और मुस्तकबिल में वो क्या करना चाहते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उनको भी ये कहना, मेरे ख्याल में बैरिस्टर गौहर साहब तो यहाँ पर ये कहते हुए सहम जाते होंगे, लोग डर जाते होंगे अगर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग डर जाते हैं अगर बैरिस्टर गौहर सिर्फ इतना कह दें कि हमें वोट दे दो, हम आपके पूरे जीबी को जो है तो खैबर पख्तूनख्वा या पेशावर बना देंगे। तो मेरे ख्याल में वो ये बात करने की पोजीशन में नहीं है, हम इस पोजीशन में है। ठीक, मैं यही बात, मुझे नदीम अफजल चंद साहब भी इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं और वो भी वहां पर मौजूद, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। चंद साहब अस्सलाम वालेकुम। चंद साहब, अभी डिस्कशन में बात हो रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, बिलावल साहब की तरफ से बड़े बयानात नून लीग से मुतालिक दिए जा रहे हैं। नून लीग की जानिब से एक जो ऑनस्लॉट नजर आ रहा है वो भी बड़ा शदीद है, जहां पर कराची और लाहौर के मवाजने में हुंजा वालों से पूछा जा रहा है कि जी आप क्या चाहेंगे, हुंजा कराची जैसा हो या लाहौर जैसा। भी जुबैर साहब भी डिस्कशन में है, जुबैर साहब कहते हैं वो आइडियली लाहौर ही की तरह हुंजा को देखना चाहेंगे। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस चंद साहब? और ये जो बयानात आ रहे हैं इसको इंतखाबी सियासत का ही एक हुस्न समझे, ज्यादा आवाम संजीदगी से ना ले, क्योंकि सेंटर में आप दोनों जमातें इत्तेहादी हैं, अभी बजट के हवाले से भी एक साथ बैठ रहे हैं। जी देखें, जहां तक तल्लक है ना जी हुंजा का, अब देखें इससे पहले 40 साल उस मुल्क के हुक्मरान रहने वाले लोग भी अगर आज लाहौर की सिर्फ मिसाल देते हैं तो अच्छी बात है। लाहौर भी हमारा ही शहर है, लाहौर से ही पीपल्स पार्टी बनी थी। लाहौर पीपल्स पार्टी को लिए कोई नई चीज नहीं है, लेकिन जहां तक तरक्की है, खानदानों की तरक्की और होती है, शहर की तरक्की और होती है और मुल्कों की तरक्की और होती है। तो इस तरह मुवाजना मेरे ख्याल में लोगों को पता है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को उनको आज़ादी किसने दी, उनको ये सिस्टम किसने दिया, वहां की असेंबली किसने बनाई, वहां पॉलिटिकल बुनियादों पे इलेक्शन किसने कहा करवाए, शहीद मोहम्मद बेनजीर भुट्टो ने, जुल्फकार अली भुट्टो ने, उनको आसिफ अली जरदारी ने क्या दिया, लोगों को पता है। और जो बेशक आप कहें कि कोई एयरपोर्ट से जो भी आप कहते रहें, लेकिन मेरे ख्याल में अगर कराची या इन चीजों का आप मवाजना करेंगे तो वो बेहतर करना चाहिए। ये सेहतमंद चीज है, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। तो लोगों को, लेकिन हमारा मकसद ये है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो करवाएं ना। पीपल्स पार्टी को क्यों ये मुतालबा करना पड़ रहा है चंद साहब? एक जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो तो उनके लोगों को वहां पर आने भी नहीं दिया जा रहा, दाखिला भी मना किया जा रहा है, मां सिवाय बैरिस्टर गौहर साहब जो कि कॉर्नर मीटिंग्स बहरहाल कर रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के तो जलसे भी दिखाए जा रहे हैं, इंतखाबी आप मुहिम भी कर रहे हैं। आप लोग को क्यों फील हो रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? अलीना, आप उस इलाके को मेरे से ज्यादा जानती हैं। अब शिगर जो आपका इलाका है, मैं जो समझा हूँ, मुझे पता चला है कि लीना वहां की रहने वाली हैं। वहां इमरान नदीम जब जीता हुआ था तो उसको पिछले इलेक्शन में फार्म 47 किसी और को दे दिया गया। अब इसी तरह वहां लोग डरे हुए हैं, वहां लोग समझते हैं कि वहां भी कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता। तो इस वजह से वो लोग बार बार, हम शिगर में गए तो लोगों ने कहा वोट हम देते हैं, फार्म 47 का इंतजाम करें, उसका तहफ़्ज़ करें। इसी वजह से बिलावल साहब ने कह दिया है कि फॉर्म 47 का बंदोबस्त करेंगे वो। नहीं, बिल्कुल उन्होंने कहा आप 45 दें तो फिर लीडर का काम है ना तहफ़्ज़ करना। लीडर अपनी, अगर लीडर पार्टी का लीडर ये बात नहीं करेगा तो और क्या करेगा? बट चंद साहब, आपको पता है कि तासुर इस मुल्क में क्या है कि फॉर्म 47 कहाँ से आता है? देखिए, फॉर्म 47 जिधर से आता है, पीपल्स पार्टी को इन बैसाखियों की कभी भी तारीख में जरूरत नहीं पड़ी। पीपल्स पार्टी को कब जरूरत पड़ी है? आप पीपल्स पार्टी को अगर जरूरत पड़ती होती तो आज पंजाब में हुकूमत हमारी होती।
पीपल पार्टी से तो पंजाब छीना गया, पीपल पार्टी से KPK छीना गया। तो ये तो पीपल पार्टी का तो आपको पता ही है कि कभी 18वीं तरमीम की सजा देते हैं, कभी कोई और सजा देते हैं। पीपल पार्टी तो हमेशा ये कोई और होते हैं जिनके लिए इलेक्शन मैनेज किए वो चंद साहब, जुबैर साहब भी अभी प्रोग्राम में हैं और वो कह भी रहे थे अभी कि पीपल्स पार्टी जो है इट्स पार्ट ऑफ द सिस्टम, इट विल टेक नो इंडिपेंडेंट पोजीशन। पार्ट ऑफ सिस्टम जुबैर साहब मेरे से बेहतर जानते हैं कैसा होता है। पार्ट ऑफ सिस्टम नहीं है। आप पीपल पार्टी को पंजाब से वाइप आउट किया गया, ये पार्ट ऑफ सिस्टम की वजह से किया गया। तो ये ना कहें पीपल पार्टी को, कब पीपल पार्टी को तो हमेशा सजा ही मिली है ना। 4 लाशें आपने दी हैं, फिर भी आप कहते हैं पार्ट ऑफ सिस्टम है। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक के बाद यही बात जुबैर साहब आपकी तरफ लेकर आऊंगी। एक ब्रेक हाजिर होता है। वेलकम बैक। जुबैर साहब, यही बात जो ब्रेक से पहले बात हो रही थी और चंद साहब ने कहा कि आप बेहतर जानते हैं कि पीपल्स पार्टी कितना पार्ट ऑफ द सिस्टम है। उन्होंने कहा कि पंजाब से किस तरह से फिर वाइप आउट किया गया है और जो कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया इस पर भी जरूर रिस्पॉन्ड करें। पीपल्स पार्टी ये जो यकीन दहानी कराने की कोशिश करी है गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को कि वो वहाँ पर तरक्याती काम करेगी और बहुत कुछ डिलीवर करेगी। जुबैर साहब, पीपल्स पार्टी तो खुद वफाक से मुतालबा कर रही है कि उनको तरक्याती बजट के लिए वफाक से फंड्स दरकार हैं, वो नहीं मिल पा रहे हैं। सो इन हालात में वो गिलगित बल्तिस्तान को क्या कुछ डिलीवर कर सकेंगे? पहली बात तो ये चंद साहब जो बात कर रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ, मुख्तलिफ अतवार की बात कर रहे हैं। मैं पिछले 4 साल की बात कर रहा हूँ, पिछली बातें नहीं कर रहा। जो कुर्बानियां दी हैं पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने, वो बिल्कुल सही बात है। और पंजाब का भी जो उनका गिला शिकवा है वो 90 की दहाई की बात कर रहे हैं। मैं पिछले 4 साल की बात कर रहा हूँ और मौजूदा सोच की बात कर रहा हूँ। और मौजूदा सोच ऐसे ही है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को बाहर रखना है और उसके लिए बाकी सब इकट्ठे मिल के वो करेंगे। ये वही पीपल्स पार्टी है। और चंद साहब, पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि वो इस चीज को नहीं समझते कि कितना नुकसान पहुंचाया है जमहूरियत को इस अदवार में पिछले 4 साल में। खासतौर पर आइन में जो 26वीं अमेंडमेंट और 27वीं अमेंडमेंट करके जुडिशरी को सबसर्विएंट बना दिया, सबको खत्म कर दिया, पार्लियामेंट की वक़्त खत्म कर दी है। आपने लाइफ टाइम इम्यूनिटी दे दी है सदर साहब को। मतलब ये कोई आईनी तरीका होता है? तो और ये तो खैर मैं बहुत सी चीजें कह तो 4 साल में। और फिर 2024 का इलेक्शन ही में एक अनिला वो बना था, ये फॉर्म 47 का बयानिया बना था जो पीटीआई ने बनाया। वो बयानिया बिलावल भुट्टो गिलगित में खड़े होके, गिलगित बल्तिस्तान में खड़े होके कह रहे हैं कि फॉर्म 47 नहीं, हम फॉर्म 45 आप इकट्ठा करें अपने, हम बंदोबस्त करेंगे और हम फॉर्म 47। वो किस चीज को याद दिला रहे हैं? 2024 इलेक्शन से पहले देयर वाज नो सच थिंग एज फॉर्म 47, फॉर्म 45। सो दिस इज एन एडमिशन बयानिया बना है। तो वो उस बयानिए को दोहरा के ही इज एक्नॉलेजिंग कि पंजाब में क्या हुआ था 2024 के इलेक्शन में, किस तरह से PMLN ने, आप उनके साथ जाके बैठ गए। आपको पता है उनकी 17 सीटें। और मैं हमेशा से कहता हूँ, आज भी कहूंगा कि पीपल्स पार्टी इंटीरियर सिंध में तकरीबन सही जीती है। वो 1-2 सीटों का तो होता है, हर एक गिला शिकवा होता है, बट प्राइमरीली उनको फॉर्म 47 नहीं इस्तेमाल करना पड़ा था जिस तरह से PMLN को करना पड़ा था। तो आप जब ये मान रहे हैं कि फॉर्म 47 एक पार्टी ने इस्तेमाल किया और वो रूल कर दिए बैठ के और सिंपल मेजोरिटी ले चुकी है, तो मेरा ख्याल है इससे ज्यादा इस मुल्क पर कितना जुल्म हो सकता है, इस मुल्क के अवाम पर, कि आप फिर भी ये चलाने की बात कर रहे हैं। और ये बिल्कुल सही, मैं कहूंगा पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया इस चीज को एक्नॉलेज करता है। पीपल्स पार्टी इज पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। उस सोच की एक उसमें शामिल है कि ये सिस्टम को चलाना है एज लॉन्ग एज इट टेक्स। वेदर 2029 में फॉर्म 47 जो 2024 में इस्तेमाल किया था उससे डबल भी गड़बड़ करनी पड़े या ना भी इलेक्शन करना पड़े। पीपल्स पार्टी वही जमात है जिसने 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने दिया PMLN ने पंजाब में और KP में 2022 में। So, आप कहते हैं पार्ट एंड पार्सल हैं। इख्तियार साहब, एब्सोल्युटली पार्ट एंड पार्सल, राइट। इख्तियार साहब, नदीम अफजल चंद साहब अभी ब्रेक से पहले उन्होंने यही लाहौर कराची का आप गुफ्तगू सुन रहे थे, उन्होंने कहा खानदानों की तरक्की, शहरों की तरक्की और मुल्कों की तरक्की अलग होती है। इस पर भी जरूर आपका रिस्पांस मैं लूंगी। और ये फॉर्म 47 से मुताल्लिक कितना परेशान कौन है अब आप लोग के लिए इन इलेक्शंस में, ये माहौल के जहाँ पे बिलावल साहब कह रहे हो कि हम फॉर्म 47 अरेंज कर लेंगे, वो जब वो कह रहे हैं तो इससे ये अखज़ जरूर किया जा रहा है कि वो सही वाले फॉर्म 47 अरेंज कर लेंगे।
देखिए, बिलावल साहब का फॉर्म 47 के मुतालिक बयान देना या उस तरफ इशारा करना, ये तो ऐसा ही है कि उन्होंने अपने ही गोल में खड़े होकर अपने ऊपर ही गोल कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया तो है, वो तो बड़ा इसके बारे में यूनिफॉर्म है कि जहां जहां से वो हारे हैं वो कहते हैं कि वो सारे फार्म 47 वाले हैं। वो अलग एक बात है कि अगर आप 2013 के इलेक्शन का रिजल्ट उठा लें तो इमरान खान साहब और उनकी जमात को वो कबूल नहीं था। 35 पंक्चर वाली बात और 10 हल्के खोल दो, 8 हल्के खोल दो, आरओस का इलेक्शन वगैरह वगैरह, ये इस तरह की चीजें तो वो पहले नहीं करते हैं। और अब इस बार उन्होंने फार्म 47 का कह दिया। अब वो ये सिर्फ PMLN के बारे में थोड़ी कहते हैं, वो तो बिलावल साहब के पास जो मैंडेट है उसको भी वो फार्म 47 का कहते हैं। तो मेरे ख्याल में ये गोल बिलावल साहब ने खुद अपने ऊपर ही किया और अपनी जमात के ऊपर ही किया। बाद में उनको शायद इस बात का इदराक हो या उनको समझ आ जाए। जहां तक बात है इसकी खानदानों की तरक्की, शहरों की खानदानों की तरक्की, तो ये देखिए मोरूसी सियासत के मुतालिक अगर कोई बात करते हैं तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी नाम आता है, सिर्फ मुस्लिम लीग नून का थोड़ी आता है। तो ये भी इनका जो चंद साहब है, हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने ऊपर गोल क्यों किए जा रही है। समझ नहीं आ रही है क्या मसला क्या हो गया। एक इलेक्शन है, जीबी का हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, लेकिन मुल्क को चलाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को आगे बढ़ने के लिए बैठना होगा, डायलॉग करना होगा। मुल्क के मसाइल बहुत बड़े हैं। और इख्तियार साहब, आपको लग रहा है कि बजट के भी हवाले से मुकम्मल जो इत्तेफाक है जो अब तक ताहाल पीपल्स पार्टी नून लीग में नहीं हो पाया, वो भी हो जाएगा? वो हो चुका है, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और अगर कोई थोड़ी बहुत रहती भी है वो भी दूर कर दी जाएगी। वो जुबैर साहब यही कह रहे थे, जुबैर साहब यही पॉइंट अपना प्रूव करना चाह रहे थे कि दे आर अलाइंड। नहीं देखिए, नहीं वो ये अलाइन की क्या बात है, ये तो नहीं, उनका बड़ा उनका सख्त मौकिफ है, चाहे BSP से लेकर छोड़ते हैं। जुबैर साहब के बयानात जो है वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। अभी आप उनकी तारीफ कर रहे थे ब्रेक से पहले, उन्होंने लाहौर की तारीफ की, तो पहली बार उनके मुंह से कई पता नहीं बर्जस्ता निकली, ये कोई दानिस्ता निकली या गैर दानिस्ता कोई अच्छी बात निकली, मैंने तारीफ कर दी। आपको क्यों बुरा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, लेकिन मैं आपसे पीपल्स पार्टी की पोजीशन से मुतालिक सवाल कर रही थी कि महज हमें फिर अभी तक जो मौकिफ उनका नजर आ रहा है वो दिखावा ही समझे फिर हम? किसका? पीपल्स पार्टी का, बजट को लेकर। नहीं, ये बात भी नहीं है, मैं दिखावा भी उसको नहीं कहूंगा। वो पॉलिटिकल पार्टी, उनका अपना नजरिया है। कुछ चीजों पर उनका इख्तिलाफ हो सकता है कि उनका जमहूरी बुनियादी हक है, वो इख्तिलाफ रख सकते हैं और उनका मशवरा हमारे लिए जरूरी है। हम चूंकि ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं तो उनका मशवरा लिए बगैर हम भी आगे नहीं बढ़ सकते। उनका मशवरा, हम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मशवरा लेंगे अगर वो कोई अच्छा मशवरा उनके पास है, लेकिन फिलहाल तो उनके पास वो 804 वगैरह और ये इनसे लिखने के अलावा कोई और प्रोग्राम है ही नहीं। बट जिस किस्म का बजट पीटीआई को तो अब बीटीआई तो खैर अब धमकी देने पर आ गई है, वो सिस्टम से बाहर आ जाएगी। वो आज गौर साहब भी यही कह रहे थे। देखिए जी, देखिए उनकी धमकियों के धुएं जो है वो तो कभी सर्द नहीं हुए हैं। वो तो 2010-12 से लगे हुए धमकियों का सिलसिला उनका शुरू से चलता रहता है। तो परेशानी का बायस नहीं है आप लोग के लिए ये बात भी। मैं जुबैर साहब की तरफ जा रही हूँ, लेकिन मुझे उसके साथ हम आदी हो चुके हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि बैरिस्टर गौहर साहब यहाँ पर कैंपेन किसकी कर रहे हैं जीबी में? आधे से ज्यादा उम्मीदवार तो उनके बैठ गए हैं, कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में, कुछ आजाद लोगों के हक में, कुछ और लोगों के हक में। और इलेक्शन होने के बाद सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वही करेंगे। मुझे समझ नहीं आ रही वो कर क्या रहे और करना क्या चाहते हैं। जुबैर साहब तो खड़े होकर कह देना जरा ये बैरिस्टर गौहर साहब को तो मैंने कल भी कहा था कि खड़े होकर गिलगित के किसी चौक में इतना कह दें कि हम खैबर पख्तूनख्वा बना देंगे आपके जीबी को। अच्छा। फिर देखिए होता क्या है। अच्छा, बट पीटीआई जो है वो अब बहरहाल नजर आता है कि आदी हो गई है, बल्ले के निशान के भी बगैर, लेवल प्लेइंग फील्ड के बगैर भी और उम्मीदवारों के बगैर भी। तो पॉलिटिकल पार्टी बन जाए ना, इलेक्शन कमीशन में अपनी रजिस्ट्रेशन कराए, अपने इलेक्शन कराए। ये जो पीपल्स पार्टी के सब कराते हैं, जो कुछ उनके साथ हुआ वो तो सब आवाम देख रहे हैं। बट इख्तियार साहब, मैं जुबैर साहब की तरफ ये बात लेके जाऊं। जुबैर साहब,
मियां साहब जो वापस से सियासी मंजरनामे पर आए, गिलगित बल्तिस्तान में थे, चंद घंटों का उनका जो दौरा था उसमें उन्होंने मुझे क्यों निकाला, और फिर से उन्होंने वही शिकायत की, अवाम को ही उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। आपको उनकी वापसी इस बयानिए के साथ इसके पीछे क्या वजूहात नजर आ रही है? एक तो इख्तियार वली साहब को मैं अभी इसी प्रोग्राम में जब वक्त आया था पीपल्स पार्टी की सच्चाई देने का कि 2024 के इलेक्शन वो जेन्युइनली जीते थे, तो मैंने पीपल्स पार्टी का साथ दिया। जब लाहौर की बात हुई थी तो मैंने पीएमएलएन का साथ दिया। तो मैं पोजीशन वो नहीं होता कि जी एक मैंने बनाई भी है मैं उसी पर चल दूंगा। और दूसरी बात यह है कि मियां नवाज शरीफ वापस आए और वो वही बयानियां लेके आए। मेरा ख्याल है ये इख्तियार वली वगैरह उनके साथ होते हैं, उनके करीब होते हैं, उनको याद दिलाने की जरूरत है कि इस वक्त तो 4 साल से आपके भाई वजीर आजम, तो आप गिला शिकवा कर किससे रहे हैं? आपकी बेटी चीफ मिनिस्टर है, आपके समधी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, और पता नहीं कितने रिश्तेदार, भाई वजीर आजम, पता नहीं क्या क्या है। तो मतलब व्हाट इज इट दैट यू आर बेसिकली कंप्लेनिंग अबाउट? और दूसरी बात ये, सो अगर आपकी कंप्लेन जेन्युइन है, और जो कि जेन्युइन है बाय द वे, 2017 के हवाले से जो मियां नवाज शरीफ बात करते हैं पनामा या डॉन लीग्स वगैरह, बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन बात यह है कि आपने अगर सिर्फ बात की हद तक करनी है या आपने उसको फिर आगे लेके जाना है। आपका फर्ज बनता है, आपके भाई का फर्ज बनता है कि वो करें, उनको साकिब निसार को कटहरे में लेके आए, आप उनको जो उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट थी उसको कटहरे में लेके आए, बिल्कुल नहीं लेके आते। मैं और लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ आगे फोर्सी कर रहे हैं कि एक तरफ बढ़ती महंगाई है, इकोनॉमिक मैनेजमेंट भी उस तरह से नहीं हो पाई, और फिर दूसरी तरफ ये जो कौमी हुकूमत की भी एकदम से दोबारा बाज़गश्त शुरू हो गई है, बयानात सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ प्रीएम्प्ट करके दोबारा ऐसा लग रहा है कि रीलॉन्च हो रहा है ये बयानिया? देखिए एक चीज बिल्कुल क्लियर है, मिफ्ता इस्माइल ने तो एक चीज पीपल्स पार्टी के हवाले से कही थी, काफी मशहूर हुई थी कि पीपल्स पार्टी या तरक्की एक साथ नहीं चल सकती, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। पिछले 4 साल की परफॉर्मेंस के पीएमएलएन और पाकिस्तान की तरक्की एक साथ नहीं चल सकती। इतना बुरे तरीके से फेलियर पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। इट इज अ कोलोसल फेलियर। और अगर ये जो मर्जी फिगर्स देते रहे, अवाम ज्यादा गरीब है, करोड़ों अवाम ज्यादा गरीब है, करोड़ों अवाम ज्यादा अनएम्प्लॉयड है। इतनी महंगाई पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। और फिर आप इन्वेस्टमेंट का हाल देख लें, आप एक्सपोर्ट देख लें, 2022 में एक्सपोर्ट्स आज की एक्सपोर्ट से ज्यादा थी। तो इतना बुरा फेलियर अगर होगा आपका, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 82% पिछले 2 साल में प्लंज किया, SIFC बना था, क्या हुआ उसका? सो इनके पास अवाम के लिए तो एक चीज भी नहीं है। जुबैर साहब, इन हालात में अच्छे बजट की कोई तवक्को नहीं रखी जाए? यानी कोई तवक्को नहीं हो, ठीक, इनसे कोई तवक्को हो ही नहीं सकती। अलीना, लास्ट कमेंट है, देखिए पॉलिसी मेकिंग और मुल्क चलाना एक बहुत सीरियस बिजनेस है। एक अनइलेक्टेड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, इनकॉम्पिटेंट, करप्ट रूलर्स कभी भी पाकिस्तान को तरक्की के सफर पर नहीं लेके जा सकते। आपने बड़ी चार्जशीट एक संभाल दी है इख्तियार साहब। आई जस्ट क्विकली टेक योर कमेंट्स एंड देन आई विल वाइंड अप। उन्होंने इतनी बात कह दी है जुबैर साहब ने कि पीएमएलएन और पाकिस्तान की तरक्की एक साथ नहीं चल सकते। देखिए, वो मुझे मीर का वो शेर याद आ रहा है जुबैर साहब की बातें सुनकर के, बात एक आप पर नहीं आती, वक्त के साथ ख्यालात भी बदल जाते हैं, लोग भी बदल जाते हैं। अब शेरो शायरी पर मामला आगे तो मियां नवाज शरीफ साहब की जितनी खूबियां थी, वो जितने शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूं, शब्द मध्य के साथ और तफसील के साथ और बड़े प्यार के साथ और बड़े ही सलीके के साथ बयान किया करते थे हमारे भाई जुबैर साहब। बट जुबैर साहब एक बात पूछ रहे हैं आपसे इख्तियार साहब कि ये मियां साहब को किसके खिलाफ वो चार्जशीट कर रहे हैं? 4 साल से तो आपकी हुकूमत है, फिर भी वो तरक्की पे सवाल उठा रहे हैं। मियां साहब किसी को चार्जशीट नहीं कर रहे। उन्होंने कहा तरक्की का कोई काम नहीं, बड़े मेजरली डिसअपॉइंट हुए थे गिलगित जाके। असल में इनफैक्ट इसमें कोई शक नहीं है कि जो मियां नवाज शरीफ ने इस मुल्क को दिया है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, चाहे वो एटमी धमाकों की शक्ल हो, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो मोटरवेज हो, चाहे वो दिफाई साजो सामान हो। इख्तियार साहब, इससे ये अखज़ किया जाए कि अगर वज़ारत उज़्मा के मनसब पे मियां साहब नहीं होंगे, चाहे उनके भाई भी हो, तो तब मुल्क तरक्की नहीं करेगा? नहीं, ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि मैं शहबाज शरीफ साहब को बोलूंगा कि गिलगित बल्तिस्तान के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भेजे, बसें भेजें। मैं उनको कहूंगा शहबाज शरीफ साहब की कि यहाँ पे
एयरपोर्ट को तमाम दोनों एयरपोर्ट से वो चार्जिंग बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग बड़ी मुश्किल हो जाएगी उस रीजन में। मियां साहब खुद तस्लीम कर रहे थे, वो बिलावल साहब भी मेरे ख्याल में आपको अलीना थोड़ा सा अगर आप सखावत से काम लें तो आप तो खुद जीबी से ताल्लुक रखती हैं। तभी बोल रही हूँ मैं सर, हमारे जितनी बिजली हमारे दौर में आपके जीबी में अवेलेबल थी, क्या किसी दौर में उसकी मिसाल मिलती है? से वो एहसन इकबाल साहब ने कहा ना 200 मेगावाट जो है वो ऐड करना तो बाएं हाथ का खेल था, तो उसमें बिलावल साहब ने सवाल किया कि बाएं हाथ का खेल था तो रोक कौन रहा था आप लोगों को काम करने से? नहीं ऐसे देखिए, वो बिलावल साहब जो है ना, वो उनकी एक सियासी तकरीर थी, उन्होंने जलसा भी करना था। अब वहां पे वो हम कहते हैं सियासी तकरीर से बाहर निकल के एटलीस्ट डिलीवर करें ना रीजन को। जो उनको कहना चाहिए था वो कह नहीं पाए, वो कह नहीं सके, वो अपना विजन दे नहीं सके। एहसन इकबाल साहब ने यहाँ पर बिजली के मंसूबे लगाए भी हैं। आपके ख्याल में क्या कहना चाह रहे थे इख्तियार साहब बिलावल साहब? आप क्यों मुझे चंद साहब से बिलावल साहब से लड़ाना चाहती हैं? ये कल परसों इलेक्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन बिलावल साहब जो हैं, मैंने बिलावल साहब को देखा है कि बड़े मजे लेकर वो हंस के तकरीर कर रहे थे, लेकिन हमारी कैंपेन को देख कर उसका तस्करा करते वो साथ साथ आपदीदा भी हो गए। अच्छा चले थैंक यू सो मच जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी वक्त का। इख्तियार वली साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नदीम अफजल चंद साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। हमें इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुनीफ फ़ारूक साहब। मुनीफ साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इसार राना साहब। इसार राना साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया। मुनीफ साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से मुताल्लिक आप भी सुन रहे हैं और कुछ बातें मैंने आपकी भी बल्कि सुनी। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ पर हुकूमत नहीं बनाने दी जाएगी। मुनीफ साहब, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये नहीं हुआ कि ये फैसला कर ही लिया गया इस वजह से है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेट्स से लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, सेमी लेवल प्लेइंग फील्ड ही अगर मिल जाती तो वो जो एक मेजॉरिटी है वो लेने में कामयाब हो जाती, जिस तरह वो खुद क्लेम भी कर रहे हैं कि एक स्वीपिंग मेजॉरिटी लेने में वो कामयाब हो जाते। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, दो चीजें हैं, एक तो ये कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वो माहौल उन्हें मुयस्सर है जो दीगर सियासी जमातों के लिए था या उनको प्रोवाइड किया जा रहा था। अगर उज़र लिया जाए कि एनओसी, तो एनओसी को ऐसी कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि वो कोई नाजिल होती है कहीं से, वो तो हासिल की जाती है। और अगर चले कोई उसमें किसी ने कोई डिले किया या कुछ हुआ तो वो मिल सकता था। उसके लिए लोगों को सूबे से निकालना, किसी को जाने ना देना, किसी को जाकर वापस धकेल देना, उसकी तो मेरे ख्याल में जरूरत नहीं थी। अगर किसी ने नहीं किया था तो उसे कहा जा सकता था कि आप हासिल कीजिए, एक ज़ाब्ता है जिसके तहत। देखिए, एक तो ये है कि माहौल वो नहीं है जो कि एक आम सियासी जमात को किसी जगह भी मुयस्सर होना चाहिए, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मसाइल का ताल्लुक एक गिलगित बल्तिस्तान के इन इंतखाबात से नहीं है, लेकिन वो आइसोलेशन में आप नहीं देख सकते, उसका ताल्लुक ओवरऑल तहरीक इंसाफ को दरपेश मसाइल से है। और जाहिर बात है उसमें यह भी है कि जहां इतना सब कुछ हो रहा है वहां पर यह तो नहीं हो सकता कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो चले उनकी हुकूमत है कि अब गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ हुकूमत बना सकती है या उन्हें आसानी से बनाने दी जाए। मुझे कम से कम नहीं लगता। अल्लाह करे उनको वोट पड़े, बेशुमार पड़े और मैं गलत साबित हूँ। और 2024 के इंतखाबात में पाकिस्तान के अंदर तो हमने देखा कि तमाम तर मसाइल के बावजूद लोगों ने उनको वोट दिया और फिर भी एक बहुत बड़ा और साइजेबल नंबर तमाम तर एतराज़ात के बावजूद तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने हासिल किया। बट देखिए, यहाँ पर सूरत हाल मुझे जो नजर आती है वो ये कि तहरीक इंसाफ कम से कम इस पोजीशन में तो फिलहाल नहीं है कि वो कोई ऐसी पोजीशन में चले जाएं या ऐसी जगह पर हों कि वो वहां पर हुकूमत साजी कर सके। दूसरी बात ये है कि ओवरऑल ना वो कैंपेन का सिलसिला है और ना ही अगर आप उनके कैंडिडेट्स को देखें जिनके बारे में जो वहां पे लोकल्स हैं, वो भी जाहिर बात है जब पार्टी के ऊपर इतना दबाव हो, पार्टी टूट फूट का शिकार हो, मसाइल हो, तो क्या उन्होंने कैंपेनिंग करनी है और क्या उन्होंने। मुनीफ साहब, आपको अब ये सिस्टम की नाकामी इसमें नजर नहीं आती? क्योंकि 2.5 साल से एक जमात अगर
बगैर इंतखाबी निशान के ऑपरेट कर रही हो, लीडर उनके 3 साल से जेल में हो, फिर आपको ये भी पता है कि जो अख्तलाफात जो आप भी जिसका जिक्र कर रहे हैं वो इतने शदीद हों, विच इज़ अगेन एन ओपन सीक्रेट, उसके बावजूद आपको एक फैसला करके उनको इलेक्शन से आउट करना पड़ रहा है। देखिए, अगर तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यकीनी तौर पर ये बात उनके लिए तो हौसला अफजा है कि वो अभी भी इतना मैटर करते हैं, या उनकी अहमियत ये है कि उनको किसी भी जगह कोई पोजीशन लेने से या हुकूमत बनाने से साजगार माहौल नहीं मिल रहा और उनको रोका जा रहा है। दूसरी जानिब अगर आप इसी आर्गुमेंट को फ्लिप कर दें तो ये है कि तहरीक इंसाफ अगर ये कर रही है तो सो भी इट करती रहे। एक चीज डिसाइडेड है कि ये इनके लिए स्पेस नहीं है, और तब तक नहीं है जब तक गॉड नोज क्या हो जाएगा। दोनों साइड्स को अगर आप देखें, तहरीक इंसाफ के लिए मैं समझता हूं कि ये बात हौसला अफजा है कि वो अभी भी इतनी अहमियत रखते हैं कि जो मामलात उनके चल रहे हैं। राइट। ईसा राना साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे माहौल को? गिलगित बल्तिस्तान में जुनेद अकबर साहब हों, सलमान अकरम राजा साहब हों, नईम पंजोता साहब हो, इनको बहरहाल कैंपेन में अब जाहिर है वो आगे नजर नहीं आ रहे, उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया। दूसरी तरफ चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर खान साहब, वो कॉर्नर मीटिंग्स भी कर रहे हैं, वो किसी हद तक वो भी कैंपेन कर रहे हैं, बट ओवरऑल जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रिस्ट्रिक्शंस नजर आ रही हैं, और दो जमातें पीपल्स पार्टी नून लीग फुल स्विंग पे उनकी जो कैंपेन है इस वक्त हमें नजर आ रही है, एक दूसरे पे लान तान भी की जा रही है, लाइव भी दिखाए जा रहे हैं, ये हमें क्या बता रहे हैं? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सारान साहब, आप समझते हैं कि ये सरप्राइज तो नहीं होगा नेचुरली कि जिनको बल्ले के निशान के बगैर और साथ साथ लेवल प्लेइंग फील्ड के बगैर, यहाँ तक के उम्मीदवारों के बगैर भी अब इलेक्शन लड़ने के वो आदी हो गए? जो गाना था ना, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, तो पीटीआई को तो आदत हो गई हुई है। दूसरा ये कि मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि पीटीआई को गैर एलानिया तौर पे कलअदम जमात करार दे दिया गया, और आप देख लेना कि उसे इस सिस्टम में कहीं गुंजाइश नहीं दी जाती। और दूसरी जानिब आपके सामने ही है कि मियाँ साहब भी वहाँ पहुँच गए, हालांकि जो सवाल उन्होंने वहाँ जाके पूछा वो मुझसे यहाँ पूछते तो मैं उन्हें बता देता कि उन्हें क्यों निकाला गया था। इतने पैसे खर्च करके वहाँ जाके उन्होंने क्वेश्चन पेपर में पहला सवाल ये छोड़ा। सो ये तो तय है कि पीटीआई को कोई गुंजाइश नहीं है इस सिस्टम के अंदर, लेकिन पीटीआई की गुड लक ये है कि वो तमाम तर गुंजाइशें ना होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा रेलिवेंट है। और अब देखें ना, बिलावल भुट्टो ने परसों के जलसे में तस्लीम कर लिया कि 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली नहीं हुई बल्कि धांधला हुआ। जब उन्होंने ये कह दिया कि जी 45 फॉर्म आप ले आइएगा, 47 का बंदोबस्त मैं कर लूंगा, हाँ ठीक है ना, तो बात तो क्लियर हो गई सारी कि 8 फरवरी के इंतखाबात में जो कुछ हुआ था वो यहाँ पे भी होगा। लेकिन मेरी अभी भी ये राय है कि अगर इस सारी सूरत हाल में भी जब पीटीआई को का निशान भी नहीं, जमात भी नहीं, लड़ने के लिए भी मौके नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं, अब भी अगर इस सिचुएशन में भी इंतखाबात कराए जाएं तो पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पे और मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पे ही आएगी। राइट, तो यानी कि इसा राना साहब, फिर इन हालात में जिस तरह से ये पूरा माहौल अभी नजर आ रहा है, अब भी फिर इनको ये कहा जाएगा कि ये इलेक्शन के बजाय जो है फिर ये इन्हें सिलेक्शन ही कहना बेहतर होगा, अगर खुल के जरा बात की जाए? देखिए, मैं तो एक मेरी आजाना सी राय है कि पाकिस्तान में वैसे ही बड़ी गुर्बत है, मईशत हमारी तबाह हो गई है, तो इन पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है। आप नून लीग और पीपल्स पार्टी में टास्क करा लिया करें, जो टॉस जीते उसको हुकूमत दे दें, ठीक है ना। दूसरी को कहें कि जी आप अपोजिशन में आ जाइए, इनके साथ मिलकर हुकूमत बना लें, क्योंकि अब इंतखाबात तो पाकिस्तान में एक मजाक बन के रहे। आप अभी मेरे साथ चले, रेडी वाले से पूछें, वो आपको नतीजा बता देगा कि क्या नतीजा निकलना है। तो जब किसी मुआशरे के अंदर इंतखाबात के मुतालिक आम आदमी की ये राय बन जाए कि ये इंतखाबात नहीं होती बल्कि सिलेक्शन होती है, तो फिर वोट को इज्जत दो। मैं तो मियाँ साहब पे हैरान हो रहा हूँ कि वो इतनी दूर गिलगित में तशरीफ लेके गए वोट को जलील करने के लिए, तो वहाँ 8 फरवरी को कम कर दिया था जो उनको कसर रह गई थी। और बिलावल भुट्टो जो मासूमाना अंदाज में जो गुफ्तगू कर रहे थे, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, तो भाई मुन्नी ने 8 फरवरी में यही सब कुछ किया जिसका आज गिला आप कर रहे हैं कि जी मुझे फॉर्म 47 का मैं बंदोबस्त कर लूंगा। तो जिन्होंने करके देना वो अब भी दे देंगे आपको करके।
लेकिन इस सारी सूरत हाल से मैं इसलिए जरा वो थोड़ा सा मुझे दुख है कि गिलगित बल्तिस्तान बहुत सेंसिटिव इलाका है और ये कोई रूटीन का लाहौर, पेशावर, कराची नहीं है। यहाँ पे हमें जरा एहतियात की जरूरत है और लाहौर से जब पंजाब से पुलिस जाएगी 5,000 और वहां जाके वो लोगों को ताकत के जरिए कंट्रोल करेगी तो ये कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा फेडरेशन के लिए, ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। और ऑलरेडी आपने दुरुस्त कहा, और ऑलरेडी इस पे पीपल्स पार्टी की भी रिजर्वेशन सामने आ रही है कि क्या ज़रूरत है गिलगित बल्तिस्तान में पंजाब पुलिस को जो है वो डिप्लॉय करने की। बट मुनीब साहब, अगर तो पीटीआई को इस इलेक्शन से राइट ऑफ कर भी दिया जाए तो फिर होने क्या जा रहा है? फैसला आपको कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहा है? या फिर नून लीग है या पीपल्स पार्टी है, या आपको लगता है कि सेंटर में जो सेटअप है वही रेप्लिकेट होता हुआ आप देख रहे हैं कि इत्तेहादी हुकूमत बनती देख रहे हैं? देखिए, जो इस वक्त सूरत हाल नजर आ रही है कि ये क्लीन स्वीप शीप तो मुझे किसी की नजर नहीं आ रही। कोई ऐसे मिक्स एंड मैच वाला ही काम वहां पर भी होगा। देखिए, कोई 2-3 तो ऐसी सीट्स हैं जिसपे इंडिपेंडेंस को पीएमएलएन सपोर्ट कर रही है, पीपल्स पार्टी की भी प्रेजेंस है, आईपीपी उसकी भी कोई 3-4 सीटों के ऊपर गिरफ्त मजबूत है। इसी तरह पीपल्स पार्टी का भी क्लेम है जी कि वो भी ज्यादा सीटें निकाल सकते हैं। सो आई थिंक 14 सीटें चाहिए इन्हें हुकूमत बनाने के लिए कंफर्टेबली। तो कोई क्लीन स्वीप वाला मामला तो कोई भी नहीं है। मुझे लग यही रहा है कि बस वो मांगे तांगे वाला सिस्टम होगा। लेकिन देखिए, ये बातें हम यहाँ कंट्रोल एनवायरनमेंट में बैठ के कर रहे होते हैं। वी डोंट नो कि 3 days डाउन द लाइन वहां पर क्या सूरत हाल हो। सो उसके बारे में तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये तो वहाँ वोटर टर्नआउट क्या होता है, लोग कैसा रिएक्ट करते हैं, लोग उसके ऊपर क्या बात करते हैं, कैसे सब कुछ होता है, वो मैटर करेगा। बट लग मुझे यही रहा है कि ये कंफर्टेबल मेजॉरिटी तो शायद किसी की इस तरह से ना हो। राइट। मैं इसार साहब, ये जो मैंने पहले भी जिक्र किया, वो बैरिस्टर गौहर साहब चूंकि कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, वो कैंपेन कर रहे हैं वहां पर। हाँ, उस तरह फुल फ्लेजेड मोड में नजर नहीं आ रही कि जिस तरह से पीपल्स पार्टी या नून लीग की आप कैंपेन देख रहे हो। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब की एक रोज कबल उनको रोकना, नहीं पंजोता साहब उनके हमरा थे, अगेन पार्लियामेंटेरियंस नहीं है, बावजूद उसके उनको रोका गया। साथ साथ जुनेद अकबर साहब के साथ जो सलूक हुआ, असद कैसर साहब को इस्लामाबाद से फ्लाइट नहीं लेने दी गई। तो ये तमाम मामला आपके सामने, ये कोई पिक एंड चूज आपको लग रहा है किया गया है कहीं ना कहीं, या ये एक तासुर देने की कोशिश परहैप्स की जा सकती है कि एटलीस्ट बैरिस्टर गौहर अगर कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे थे तो हमने लेवल प्लेइंग फील्ड दी थी उनको भी? देखिए, बैरिस्टर गौहर तो किसी को डांटे भी तो ऐसे लगता है माफी मांग रही। तो इलेक्शन के अंदर किसी और तरह की अपीयरेंस चाहिए होती है, इलेक्शन जलसों के अंदर किसी और तरह का लहजा चाहिए होता है। वो तो शक्ल से इतने मासूम से हैं कि वो वोट मांगने जाए तो लोग समझेंगे शायद चंदा मांगने आएंगे। पीटीआई को जो फेस है, जो चेयरमैन है, आज उन्होंने वैसे बड़ी खूंखार किस्म की गुफ्तगू की, उन्होंने सिस्टम से बाहर निकलने तक का भी इंदिया दे दिया है। ठीक है, वो कर सकते हैं, लेकिन बात यही है कि ये ऐसे ही है जैसे आतिफ असलम से आप नजर हसन की गजल गवा दें तो उसका तासुर तो कोई नहीं बनेगा ना। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इत्तलात आ रही हैं वो यही है कि पीटीआई को 2 सीटें तय कर दी गई हैं कि मिलेंगी, 7-8 पीपल्स पार्टी को, 7-8 नून लीग को, 2-3 इस्तेकाम पार्टी को, 1 आधा आजाद, और फिर इसके बाद दोनों करण जौहर को कहा जाएगा कि आप गीता और सीता मिलकर एक हुकूमत बना लें। और वो दोनों बच्चे इस बात पे खुश हो जाएंगे कि चलो आधा तेरा आधा मेरा, बाकी पीटीआई भी वोट तेरा, वो गाते हुए और फिर वो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के फंड भी 12 लाख सोने की चिड़िया तो हैं और कोई भी नहीं चाहेगा कि वो उसे छोड़ दे। लेकिन ये जमहूरियत के लिए किसी तरह भी अच्छी बात नहीं है। मैं तो जमहूरियत के साथ खड़ा हूँ और बार बार यही कहता हूँ कि पाकिस्तान में अगर इस तरह की जमहूरियत चलानी है तो बेहतर है कोई और ही सिस्टम नहीं। राइट। मुनीब साहब, बैरिस्टर गौहर साहब की जिस गुफ्तगू का मैंने हवाला दिया, आज वो गिलगित बल्तिस्तान में कॉर्नर मीटिंग के दौरान कह रहे थे कि अगर हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये यकीन दिला दिया जाए कि सिस्टम में उनकी वैसी ज़रूरत नहीं है तो फिर वो, उन्होंने ये भी यहाँ तक कह दिया कि वो सिस्टम से बाहर आने पर मजबूर हो जाएंगे और हमें इतना दीवार से ना लगाएं कि हम एक एक्सट्रीम स्टेप लेने पर
मजबूर हों। अब आपको ये स्टेटमेंट सुन के क्या लग रहा है कि ये एक ऐसे पार्टी चेयरमैन की स्टेटमेंट है कि जो वाकई सिस्टम को धमकी दे सकते हैं, या फिर एक ऐसे पार्टी चेयरमैन का बयान है कि जो अपनी एटलीस्ट पार्टी को खबरों की हद तक ही समझे रेलेवेंट रखना चाहते हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि जो जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब हैं, वो बड़े महज़ब शख्स हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। जो उनकी पार्टी के अंदर उनकी अपनी सूरत हाल है, वो तशवीशनाक है। उनको लोग वो इज्जत या मकाम नहीं देते जो शायद उनके हिस्से में होना चाहिए, क्योंकि वो अगर पार्टी चेयरमैन है, दुरुस्त कहा कि पार्टी के अंदर से ही सवालिया निशान है। सवालिया निशान है, मतलब वो पार्टी चेयरमैन खुद ही तो नहीं बन गए ना, खान साहब ने बनाया है उन्हें। और अगर खान साहब को मंजूर होता तो उन्हें हटा भी देते चेयरमैन के ओहदे से। अब सवाल सिर्फ इतना है, और खान साहब ने ये जानते बूझते हुए इन्हें चेयरमैन रखा कि शायद वो चीजों को मुख्तलिफ अंदाज से आगे लेके चल सकते हैं, लेकिन क्योंकि पार्टी में इतने धड़े हैं तो उनका कुछ बन नहीं पाता। अब निहायत एहतराम के साथ उन्होंने कहा कि हम सिस्टम से निकल जाएंगे फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। आपको तहरीक इंसाफ सिस्टम का हिस्सा कहाँ नजर आती है? खैबर पख्तूनख्वा में जो उनकी हुकूमत है, क्या उसको वो मोहब्बत या सलूक जो मुयस्सर होना चाहिए वो है? क्या उसके साथ एक बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप जो कि किसी भी वफाक की इकाई के साथ होना चाहिए, वफाक का या सिलसिला जो मामलात का, वो है? लड़ाइयाँ झगड़े हैं ना जी, सूरत हाल में वो एक गंभीर है, उसके अंदर मसाइल हैं, उनका रवैया भी मौजू नहीं है, उनके साथ जो रवैया रवा रखा जा रहा है वो भी बहुत ही गैर मुनासिब है, नामुनासिब है। तो मेरे नजदीक तो वो सिस्टम से मतलब तकरीबन निकले हुए ही हैं। अब अगर मजीद जहां तक बात है, हाँ, जो चीज मुझे आज तक समझ नहीं आती कि भाई आप उनको कभी इलेक्शन का मसला, कभी पार्टी, कभी टिकट, कभी साइन, कभी ये, तो फिर एक ही दफा आप उन पर पाबंदी लगाएं कि ताकि उनके लोग भी डिस्क्वालीफाई हों। आपने ये आधा तीतर आधा बटेर क्यों रखा हुआ है? मैं वफाकी हुकूमत से भी पूछता हूँ कि आपने ऐलान शायद 2024 में करवा दिया था कि जी हम तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगा रहे हैं, किया था ना, अगर आपको याद हो। तो उसके बाद और ये वफाकी वजीर इत्तलात ने ये कहा था कि जी इन पे इनकी मामलात की वजह से, फिर उन्होंने कहा जी कि उसूली फैसला हो गया, हतमी फैसला होना बाकी है। इस बात को 2 साल से ज्यादा हो गया। तो आप ना उन्हें, वो कहते हैं ना, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, तो आपने उनके साथ करना क्या है? ठीक है, उनका वो बेशक 9 मई सब कुछ वो उनका एक मसला है, लेकिन कम से कम सारे तो 9 मई में इन्वॉल्व नहीं है, और सियासी जमात है, उसकी एक बड़ी सपोर्ट है, उसकी वोट बेस मौजूद है, तो उनको एक सांस लेने की, सियासी तौर पर मैं कह रहा हूँ, वो जगह तो मिलनी चाहिए। तो बैरिस्टर गौहर खान साहब पता नहीं किस मौके का इंतजार कर रहे हैं। मेरे नजदीक तो उनका नाटका वैसे ही बंद किया जा चुका है, और मतलब और उन्होंने सिस्टम से क्या निकलना है, बस अनाउंसमेंट ही है। राइट, बट साइमल्टेनियसली जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा है इसार राना साहब, वो 10 जून की कॉल दे चुके हैं। पार्लियामेंट के बाहर जो है धरना देने के हवाले से वो अपने एमपीएस के साथ आएंगे। आपको लग रहा है कि एमएनएस भी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेंट्रल लीडरशिप है, ऑल्दो पब्लिकली जो पोजीशन सामने आ रही है पीटीआई की, वो ये है कि हमें कन्वे नहीं किया गया, वो शेख वकास साहब की गुफ्तगू भी मंजर आम पर है, कन्वे नहीं किया गया, ना पार्टी के पार्लियामानी इजलास में कोई अभी तक फैसला हुआ। सूरत हाल इसार राना साहब बड़ी दिलचस्प हो गई है। एमपीएस जो है सुहेल आफरीदी साहब को ये अक्यूज करे कि वो कोई इफेक्टिव स्ट्रैटेजी या कैंपेन नहीं चला सके इमरान खान को रिलीज करने के हवाले से, और जब वो कॉल दे रहे हैं 10 जून की, तो सेंट्रल जो लीडरशिप है वो डिसोन भी कर रही है। देखिए, जो मुनीब साहब बात कह रहे हैं ना, आप जरा उसे समझें कि ये सारी चीजें एक पार्टी की जो एन मौके के ऊपर इस तरह की सामने आती हैं, पार्टी की लीडरशिप, इसका मतलब है दिमाग और सोच से तो आ रही है कि अगर फर्ज करें ऐसी कोई बात भी थी तो वो बजाय भी आपस में बैठ के बात करने के, पब्लिकली करने का मतलब ही होता है कि आप ये मैसेज दे रहे होते हैं कि इस पार्टी पे किसी एक शख्स की कोई ग्रिप नहीं है, और ना ये मुश्तरका सोच के तो ऊपर चलने वाले लोग हैं। तो वो कामयाबी से कर रहे हैं। पीटीआई का जो वजूद है वो सिर्फ पीटीआई की पार्टी की लीडरशिप के तौर पे रह गया ना। बाकी तो देखें ना, इस बार ईद पे वजीर आजम साहब ने जो सब एक रवायत है पिछले हमारे कई दहाइयों की, उन्होंने टेलीफोन नहीं किया ईद के ऊपर सुहेल आफरीदी को। तो इससे आप अंदाजा कर लें कि हालात विफाक और केपी के किस सतह पे खड़े में। अब इसी में अगर वो बैरिस्टर साहब ऐसा पूछते हैं तो वो लतीफा इतना ही पुराना है कि वो जो चौधरी ने मिरासी को बड़ा मारा था तो उन्हें कपड़े झाड़ के कहा था कि फिर मैं ना ही समझे। और भाई ना हो चुकी है आपको,
अब आप ना समझें, बार बार कहें, तो ये तो आप अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है, मैं एक बात कहूंगा कि पीटीआई को इस बात को समझना चाहिए कि इस सारे उसमें पॉलिटिकली रास्ता कैसे बन सकता है, जिन क्वार्टर्स के साथ असल इश्यूज हैं उनके साथ किस तरह मामला को बेहतर बनाया जा सकता है, किया जाए। और मैं ये समझता हूं कि अभी भी गुंजाइशें मौजूद हैं। इमरान खान की रिहाई को तो आप भूल जाएं, वो मुमकिन ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ रास्ते ऐसे हैं जिससे पीटीआई को थोड़ी सी स्पेस मिल सकती है, और वो इन्हें हासिल करनी चाहिए। इतनी स्पेस तो हासिल करनी चाहिए। मैं इसार साहब यही बात, मुनीब साहब फाइनल कमेंट्स एंड देन आई एम इंस्ट्रक्टेड टू रैप अप। स्पेस लेने के लिए वो गुंजाइश बाकी है? नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल। देखें, मैं ऑल्दो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस मामले में, और आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर के हालात और वक्त की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वो कभी भी एक जैसे नहीं रहते। बिल्कुल। और उनमें कोई जो हम वो क्या कहते हैं, कतई तौर पर कुछ भी नहीं कह सकते कि बस जी ये हो गया। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी आज की है, बहुत से लोग जो मुझसे बहुत से दोस्त नाराज होते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप ऐसी खबर क्यों देते हैं, ऐसी बात। मैं कहता हूँ यार, मेरे लिए तो कोई इस चीज की अहमियत नहीं है कि आगे इक्तदार में कौन आएगा, मैं नहीं आऊंगा, मैं तो नहीं हूँ सियासत में, ना ही मेरा कोई अजीज रिश्तेदार है जिसने वजीर आजम बनना है। तो भाई बात यह है कि मैं तो आज की सूरत हाल को एनालाइज करूंगा ना, वो मुझे ये बताती है कि तहरीक इंसाफ के लिए जो हालात 2023 में थे वो उससे बदतर 24 में हुए, उससे बुरे 2025 में हुए, और अब तो जिसे कहते हैं ना सियासी तौर पर उनकी कमर ही टूट गई है। कोई भी जमात, उसका बेड़ा गर्क तब होना शुरू होता है जब वो अपने अंदर से खोखली होना शुरू हो जाए। क्योंकि देखिए, लीडर जिसकी वजह से सब यकजा होते हैं वो तो जेल में है, उन तक रसाई बंद, बात बंद, सब कुछ बंद। अब उस दिन आप सिर्फ अगर वो 2-3 मिनट की गुफ्तगू मोहतरमा हलीमा खान साहिबा की आफरीदी साहब के साथ सुने, जहां पर वो लिटरली उन्हें स्नब कर रही है, एक रिपोर्टर से बात करे कि इन्हें छोड़े मैं बताती हूँ, तो दैट एक्चुअली मीन्स कि आफरीदी साहब की भी पोजीशन कोई भी नहीं है कि वो एक जगह पर वो कह रहे हैं हमने बजट हमने कर लिया, मेरी काबीना ने, मैंने मिलना है, मैंने बात, वो कह रही है क्यों करना है अभी बजट आपने पास, आप कंडीशनलाइज करें इसे, आप इसे कंडीशनल करें कि आपकी मुलाकात होगी, तो फिर क्या रह गया है? पार्टी तो मतलब इन ऑल प्रैक्टिकल मैनर वो खत्म हो चुकी है, खत्म इन द सेंस बिल्कुल एक रडलिस्टिक की तरफ नजर आ रही है। बट थैंक यू सो मच मुनीब फारूक साहब, ईसा राना साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हर जमहूरी अमल की कामयाबी अवामी शिरकत से वाबस्ता है, इसलिए 7 जून को गिलगित बल्तिस्तान की अवाम वोट जरूर डाले, और अवाम जो भी फैसला करे उसका मुकम्मल एहतराम भी होना चाहिए, क्योंकि ताकत का सरचश्मा बिल आखिर अवाम है। प्रोग्राम की टीम अलीना शिकरी को इसी के साथ ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।